विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज चैप्टर 5 कर्मचारी व्यवस्था यानी कि स्टाफिंग के बारे में चर्चा करते हैं। कर्मचारी व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो कर्मचारी व्यवस्था प्रारंभ से ही चलती आ रही है। पहले हम अगर बहुत पहले देखा जाए, वर्षों पहले की हम बात करें तो व्यावसायिक इकाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ मालिक का वर्चस्व होता था। कर्मचारियों का इतना महत्व नहीं होता था। जितने उद्योग हुए, औद्योगिक क्रांति होती गई, उसके बाद जैसे जैसे समय गया तब उनको लगा कि नहीं, अभी कर्मचारियों की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा है जितनी हम हमारे उद्योगों को महत्व दे रहे हैं, उतने ही कर्मचारी। क्योंकि अगर कर्मचारी काम नहीं करेंगे या कर्मचारी कुशल कर्मचारी नहीं है तो हमारा व्यावसायिक इकाई नहीं आगे वृद्धि कर सकता। क्योंकि कर्मचारी अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो ही उनकी जो लाभ है उसमें वृद्धि हो रही है, प्रसिद्धि में वृद्धि हो रही है। ये समझने में उन्हें काफ़ी समय लगा। लेकिन जैसे पहले की बात की जाए तो पहले उनके मालिकी वर्चस्व और सिर्फ मालिक का ही कहा चलता था कि जो मालिक ने कहा बस वही होगा। कर्मचारियों का महत्व इतना नहीं होता था। जैसे जैसे समय गया 19वीं सदी के अंत तक, जैसे बड़े बड़े जो संचालक आते गए, उनकी सूझबूझ के जैसे जैसे काम बढ़ता गया, उन्हें लगा कि नहीं, अगर ये कर्मचारी हमारे पास नहीं होंगे या ये इतने कुशल कर्मचारी मेरे पास नहीं रहेंगे तो वो कैसे व्यावसायिक इकाई का कार्य करेंगे। तो ये सब देखते देखते इन सभी में परिवर्तन आना शुरू हुआ। सामग्री जितना या साधन सामग्री या यंत्रों को या जो उनकी संपत्ति को जितना महत्व देते थे, उतना ही महत्व उन्होंने अपने कर्मचारियों को देने लगे। आज के समय में कहा जाए तो जिस तरीके से मकान, जमीन, यंत्रों को एक एसेट्स के तौर पे मानते हैं, दैट मीन्स कि एक संपत्ति के तौर पे मानते हैं, उतना ही एक एम्प्लॉय को या कर्मचारी को भी व्यावसायिक इकाइयाँ संपत्ति के तौर पे मानती हैं। हम यहाँ पे प्रस्तावना पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात उद्योगों में विशाल पैमाने पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभिक क्रम में उनमें कोई निश्चित कार्य पद्धति नहीं थी। अर्थ खर्च में अधिक कमाने का प्रवृत्ति आरंभ हुआ। मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना मुनाफा कमाया जाए। परिणाम स्वरूप ग्राहकों का शोषण हुआ। 19वीं सदी के अंत में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सूझबूझ वाले संचालकों का समावेश हुआ, तो उत्पादन की जो जड़ सामग्री थी उनकी तुलना में, दैट मीन्स क्योंकि जो साधन सामग्री उनमें कोई भाव नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक जड़ है, उनमें कोई हलन चलन नहीं होता। हम जैसा उन्हें चलाते वैसा ही वो चलते हैं। जैसे कर्मचारी हैं, भावनाशील हैं, उनमें उनकी अपनी इच्छाएं हैं, वो कार्य करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता के, शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। वो यंत्रों में नहीं होती है। तो वो स्वयं एक भावनाशील कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण है, उनको समझ आ गया। यंत्र स्वयं नहीं चलते बल्कि कर्मचारी चलाते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि के लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ तो आज के समय में जो एक एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट की जाती है, जो एक पद्धति है, वो आधुनिक पद्धति को हम कह सकते हैं। अब इसका विचार देखते हैं। सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करने के, विकसित करने और सुरक्षित रखने के साथ संबंधित है। यानी कि वापस से विचार, सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करना, विकसित करना और सुरक्षित रखने के साथ संबंध रखते हैं। अगर इसकी विस्तृत अर्थ कहें तो कर्मचारी व्यवस्था अर्थात कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उनकी निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश होता है। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय का अगर उसको अपॉइंट किया है, यानी कि कर्मचारी व्यवस्था वहीं से प्रारंभ हो जाती है जब वो किसी भी व्यावसायिक इकाई के अंदर
प्रवेश करता है, यानी कि भर्ती के साथ ही उसके साथ उसका चयन किया जाए, यानी कि सिलेक्शन हो, उसके बाद प्रशिक्षण दैट मीन्स ट्रेनिंग हो, प्रमोशन हो और उसका रिटायरमेंट के बाद भी उसकी सुख सुविधाएं देखना, उनकी सेवाएं देखना का सभी कार्यों का समावेश एक कर्मचारी व्यवस्था के अंदर होता है। अब हम इसके लक्षण पढ़ते हैं। पहला लक्षण है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य है। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, मार्गदर्शन है, संचालन है, संकलन है और नियंत्रण की तरह ही कर्मचारी व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा कि आयोजन, हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं, व्यवस्था तंत्र उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, किसी को हम कार्य करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं, जोड़ के रखना, वो सभी की तरह ही कर्मचारी व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं करता है तो कोई भी व्यावसायिक इकाई अपना लक्ष्य सिद्धि नहीं कर सकते। इसलिए उसे कर्मचारी व्यवस्था को भी संचालन का एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पे देखा जाता है। ये एक स्थायी प्रक्रिया है। दूसरा है कर्मचारी के बिना कोई भी इकाई का अस्तित्व नहीं होता है। अगर कर्मचारी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम कहते हैं स्कूल किससे बनता है? अगर स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो वो एक बिल्डिंग के तौर पे कहा जाएगा कि ओके ये एक बिल्डिंग है। अगर उसी स्कूल के अंदर बच्चों का समावेश कर दिया जाता है तो वो स्कूल कहा जाता है कि ये एक पाठशाला है, स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अगर व्यावसायिक इकाई में अगर कर्मचारी हैं तो वो एक व्यावसायिक इकाई है, नहीं तो एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक ढांचा है। इकाई की प्रवृत्तियां जब तक गतिशील रहेंगी तब तक कर्मचारी रहेंगे। कर्मचारी की व्यवस्था अस्तित्व में भी रहेगी, यानी कि व्यावसायिक इकाई जब तक चलती रहेगी कर्मचारी होंगे तब तक वो कार्य कंटिन्यूअस चलता रहेगा, उसकी व्यवस्था कंटिन्यूअस या ये कहा जाए कि निरंतर चलती रहेगी। मानव संबंधों के साथ संबंध है कर्मचारी व्यवस्था। मानव, क्योंकि हम कर्मचारी एक शब्द ही है कि मानव, जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है दूसरे व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के साथ, उच्च स्तर से, मध्य स्तर से निम्न स्तर। अगर व्यावसायिक इकाई में कहा जाए तो 3 स्तर हम कहते हैं कि 3 स्तर है, जहाँ पे टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप पे यानी कि उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, तीनों ही स्तरों पे व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलके दूसरे व्यक्ति को कार्य करवा रहा है, तो वो व्यक्तियों के साथ संबंध रखता है। व्यावसायिक इकाई का उद्देश्य कर्मचारी से इकाई का जो सर्वश्रेष्ठ या उत्तम, सबसे बेस्ट काम निकलवाना रहता है या काम करवाना रहता है। कर्मचारी उत्पादन का एक मात्र जीवंत साधन है। मैंने जैसे अभी कहा कि जिस तरीके से यंत्र, मकान, इन सबको एसेट्स मांगते हैं, उसी तरीके से एक एम्प्लॉय भी एक एसेट्स के तौर पे माना जाता है या उसे आज के समय पे रखा जाता है, जिसके अंदर भावनाएं भी हैं, स्वाभिमान भी है, मानवतापूर्ण वो व्यवहार की अपेक्षा भी रखते हैं, यानी कि वो मानव के साथ संबंध रखते हैं। चौथा है गतिशील प्रक्रिया। योग्य कर्मचारी की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है और निरंतर, क्योंकि कर्मचारी, एक ही कर्मचारी हमेशा काम करता नहीं रहेगा। व्यावसायिक इकाई का प्रारंभ जब से हुआ और अंत तक एक ही एम्प्लॉय काम करता रहे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑलवेज जैसे ही एक जाएगा, यानी कि अगर एक उच्च स्तर पे गए, यानी कि उसका प्रमोशन हुआ तो उसकी जगह खाली हुआ, तो नीचे से कोई एक व्यक्ति आएगा तो नीचे की जगह खाली हो जाएगी, यानी कि कोई नीचा पद खाली होगा। तो हमेशा उस प्रक्रिया को कंटिन्यूस चलते रहना पड़ता है या चालू रखना पड़ता है। इसलिए कर्मचारी व्यवस्था हमेशा ही चलती रहती है कि एक पद खाली हुआ तो उस पद को भर्ती करने के लिए दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है। तो हमेशा ये गतिशील प्रक्रिया में आता है। अन्य कार्यों के साथ संबंध रहता है। संचालन के अन्य कार्यों के साथ, जैसे कि आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, मार्गदर्शन है, संकलन है, नियंत्रण के साथ कर्मचारी व्यवस्था का हमेशा संबंध रहा है।
प्रवृत्ति। कर्मचारी व्यवस्था मात्र श्रमिक कल्याण ही नहीं प्रवृत्ति नहीं करती, परंतु श्रमिकों को प्राप्त करना, सुरक्षित रखना, शिक्षित करना और विकसित करने का कार्य भी करती है। यानी कर्मचारी का काम सिर्फ उनका व्यवस्था करना ही नहीं होता, पर उनके साथ उनका खुद का विकास हो, उनको श्रमिकों को प्राप्त करना हो कहीं से भी, क्योंकि आज के समय में सभी जगह से श्रमिकों को प्राप्त किया जाता है। उनकी सुरक्षित रखना, उनके शिक्षित, और जैसे जैसे व्यावसायिक इकाई के अंदर नई नई पद्धतियाँ आती जाती हैं उनके साथ उन्हें अपडेटिंग करना, वो सब का कार्य विकसित कार्यों में समावेश होता है, यानी कि उनका मार्गदर्शन करना रहता है। 7वां है पूंजी खर्च। कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास पर किया गया खर्च व्यावसायिक इकाई का खर्च न मानकर उसे आवश्यक पूंजी खर्च माना जाता है। यानी कि जो भी कर्मचारी के पीछे, चाहे वो नियुक्ति कर लिए, भर्ती के लिए, उनके विकास के लिए, उनके मार्गदर्शन, दैट मीन्स जब उनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन के बाद ही ट्रेनिंग दी जाती है। निश्चित समय के बाद, कुछ समय के बाद उनको हमेशा ट्रेनिंग की आवश्यकता बनी रहती है। वो ट्रेनिंग के पीछे उनके दूसरे कल्याण के लिए जो खर्च किया जाता है वो खर्च नहीं होता है व्यावसायिक इकाई के लिए। वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मानते हैं कि ये मेरा खर्च नहीं है। अगर मैं आज अपने एम्प्लॉय को अपडेट करूंगा तो ये मेरे उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी उत्पादकता होगा उतना ही उनका उत्पादन में वृद्धि होगा। उत्पादन में वृद्धि होगा तो सीधे सीधे उनकी मुनाफा में वृद्धि होगा। मुनाफा यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय के पीछे किया गया खर्च होता है या उनके ऊपर किया गया जो खर्चा है वो कभी भी उनके लिए खर्च नहीं होता है, वो हमेशा उनका इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, महत्व। व्यावसायिक इकाई के लिए संचालन के क्षेत्र में कर्मचारी संचालन का एक विशिष्ट महत्व है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ वैसे वैसे इसका भी महत्व बढ़ता गया। कहा जाता है कि कर्मचारी बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिना अस्थि कंकाल जैसा होता है। यानी कि जिस तरीके से शरीर है ना, शरीर में अगर आत्मा निकल जाए तो एक कंकाल के तौर पे रह जाता है, उसी तरीके से व्यावसायिक इकाई के अंदर अगर एम्प्लॉय निकल जाए या कर्मचारी निकल जाए तो एक अस्थि कंकाल की तरह बन जाएगा, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे हम जड़ यंत्रों की सुरक्षा या उत्पादन में वृद्धि कर सकती है, वैसे ही अच्छा कर्मचारी बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अगर जड़ यंत्र की सुरक्षा उत्पादन में है तो उतना ही अच्छे परिणाम कर्मचारी देता है। यानी कि कहा जाता है कि व्यावसायिक इकाइयाँ भविष्य का आधार शक्तियों की तुलना और कार्यरत कर्मचारियों पर अधिक रहता है। अगर अच्छा एम्प्लॉय होगा तो भविष्य में आपको जितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उतना आपको वो कमा के दे सकता है। इकाई के स्वाभिमान, अलग अलग योग्यता, कुशलता और समझ, ऐसा कहा जाता है कि इन सभी का एक तालमेल एम्प्लॉय के अंदर होता है, क्योंकि अलग सभी एम्प्लॉय या सभी कर्मचारी एक जैसा नहीं होता है। उनमें अलग अलग उनकी भावनाओं का, स्वाभिमान का, योग्यता, कुशल, उनकी समझ सबकी अलग अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत अच्छे जो संचालक हैं उन्होंने एक वाक्य कहा है कि अगर तुम मेरे कर्मचारियों का ध्यान रखोगे तो शेष बातें ध्यान में तुम्हारे रखेंगे। यानी कि अगर आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखोगे तो वे शेष बातें सभी ध्यान में रखेंगे। इसलिए ज़्यादातर इनका महत्व मानते हैं। अब पहला है चालक बल। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक बल होते हैं। जिस तरीके से एक ट्रेन को खींचने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है, अगर ड्राइवर परफेक्ट हो तो वो ट्रेन अच्छी तरीके से अपने सुनिश्चित जगह पे सही तरीके से आसानी से बगैर किसी तरीके की दुर्घटना के वो पहुंचाया जा सकता है। उत्पादन में साधनों का
महत्तम उपयोग करके कर्मचारी लक्ष्य प्राप्ति सरलता से कर सकता है। दूसरा है प्रवृत्तियां गतिशील होती हैं। योग्य कर्मचारी व्यावसायिक इकाई की प्रत्येक प्रवृत्ति को गतिशील, क्योंकि जितना अच्छा कर्मचारी होगा वो व्यावसायिक इकाई में होने वाले परिवर्तन को उतना आसानी से अपने सूझबूझ समझ से, अपने अनुभव से उसको आगे कंटिन्यूस रखेगा। उसमें कहीं पे भी अवरोध या उसका अनुभव नहीं करेगा कि मैं अपने अनुभवों को, इस अवरोध को कैसे दूर कर सकता हूँ, त्रुटियों को कैसे दूर कर सकता हूँ, आगे अपने कार्य को कंटिन्यूस रख सकता हूँ। तीसरा है संचालन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, रचना है, जो हम व्यवस्था तंत्र की रचना है, संकलन है, मार्गदर्शन है, नियंत्रण है, जैसे कार्यों के लिए कर्मचारी आवश्यकता हमेशा बनी रहे। क्योंकि आयोजन के लिए भी कर्मचारी हमेशा कार्यरत रहते हैं कि कैसे कार्य करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है, कर्मचारी को साथ में रख के कार्य करना है, वो सब देखने का काम कर्मचारी व्यवस्था में एक आवश्यक रहता है। कर्मचारियों की में संतोष। चौथा है इकाई के हाथ पैर। व्यावसायिक इकाई में संचालन के अंदर आयोजन कार्य का मानव के जैसे संचालन करते हैं, तो संचालन में आयोजन का कार्य होता है ना, कि दिमाग में सोचना, विचारना मानव के शरीर के मस्तिष्क का स्थान रखता है। क्योंकि जैसे शरीर में दिमाग सोचने का काम करता है, वैसे ही व्यावसायिक इकाई में आयोजन है जो हर कार्य में, चाहे आप किसी भी विभाग को लें, चाहे वो कर्मचारी विभाग हो, चाहे वो खरीद बिक्री विभाग हो, चाहे वो माल सामग्री विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उसमें आयोजन हर जगह समाविष्ट रहता है। और उसी तरीके से उसे काम करने के लिए शरीर में जैसे हाथ पैर होते हैं ना, कि हाथ पैर, दिमाग सोच रहा है, हाथ पैर काम करते हैं। व्यावसायिक इकाई में आयोजन कर दिया, पर आयोजन को पूरा या उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए कोई तो चाहिए। इम्प्लीमेशन कौन कराएगा या कौन करेगा? वो करेगा एक व्यक्ति, यानी कि एम्प्लॉय, कर्मचारी। जो व्यावसायिक इकाई के कर्मचारी हैं वो उसको पूरा करेंगे। जिस तरीके से हाथ पैर शरीर के काम करते हैं, उसी तरीके से आयोजन को पूरा करने के लिए या उसको ध्येय को पूर्ति करने के लिए कर्मचारी कार्य करते हैं। कर्मचारियों में संतोष। कर्मचारियों की शिकायतें, कठिनाइयाँ को समझकर शीघ्र समाधान किया जा सकता है। इकाई के कार्यों को उचित आयोजन, इन कार्यों को योग्य विभाजन के कारण कर्मचारियों में संतोष का भावना पैदा होती है। अगर कर्मचारियों की कोई भी समस्या उनका या सही तरीके से निराकरण आ जाए, तो उनमें संतोष का एक भाव पैदा होता है कि हमारी समस्याएं सही समय पर निराकरण मिल सकता है। संबंधों में उसके वजह से सुमेल पैदा होता है, क्योंकि अगर निराकरण होता है तो एक ऐसा वातावरण पैदा होता है जहाँ पे कर्मचारी संतुष्टकारक तौर पे रह सकता है या अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है। एक अनुकूल वातावरण का अनुभव करता है, जिसमें स्वामी और श्रमिक के मध्य का जो संबंध है वो सुमेल बना रहता है। यानी कि वो अच्छी तरीके से समझता है कि ये मेरे मालिक हैं और यहाँ से मुझे अपने आदेशों को पूरी करना है। अगर कोई तकलीफ है तो मैं अपना अगर तकलीफ कहता हूँ तो यहाँ से मुझे उसका पूरी तरीके से निराकरण भी मिलेगा, मुझे समझा भी जाएगा और मैं अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सकता हूँ। इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। संतुष्ट कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई की अमूल्य संपत्ति है। जैसे मैं अभी तक मैंने कहा, ये व्यावसायिक इकाइयों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। 8वां है सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है। कर्मचारी के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक इकाई की प्रवृत्तियां चलती रहेंगी तब तक कर्मचारी रहेंगे, और कर्मचारी रहेंगे तब तक कर्मचारी व्यवस्था भी अस्तित्व में रहेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। मानव संसाधन संचालन के भाग्य रूप कर्मचारी व्यवस्था। क्योंकि मानव संसाधन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज के समय अगर मैं कहूँ तो एक MBA में जब हम करते हैं तो ये एक आपका क्षेत्र है जिसमें आप इससे कर सकते हैं। HRM एक
मास्टर डिग्री आप इसी टॉपिक पे कर रहे होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप कर्मचारियों के संबंधों के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके मार्गदर्शन के बारे में पढ़ते हैं और उनको कैसे उनकी वृद्धि कर सकते हैं, उनके कार्यों के, उनकी कुशलताओं के, उनकी अभिरुचि के बारे में वो चर्चा की जाती है। मानव संसाधन है, संचालन है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना है, उनकी प्राप्ति करना है, सुरक्षा करना है और विकास की एक प्रक्रिया है। विकास कर्मचारी संचालन में हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। कर्मचारी संचालन में सामान्य रूप से भर्ती, चयन, प्रशिक्षण का समावेश होता है। जैसे भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, प्रोत्साहन में, वेतन प्रथाएं हैं और कर्मचारी कल्याण की प्रवृत्तियों का भी समावेश होता है। यानी कि जब हम किसी कर्मचारी को प्रोत्साहन देते हैं तो प्रोत्साहन दो तरीके से है। एक मौद्रिक प्रोत्साहन आता है, एक अमौद्रिक, जो आपके अभी इस चैप्टर में नहीं है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप एम्प्लॉय को देते हैं, यहाँ पे मानव संसाधन में का ही एक भाग रूप है कि आप किसी एम्प्लॉय को उसकी प्रतिष्ठा, उनकी जब आप प्रशंसा कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक प्रशंसा ही नहीं, कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के दो तरीके होते हैं, एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक। मौद्रिक में आपको बोनस देना है, उनकी पगार में वृद्धि करना है, उनके जो नफ़ा है उसमें से हिस्सा देना है, प्रोत्साहन आप सब जगह। जब आप अमौद्रिक में आते हैं तो आप उनके सब मीटिंग में उनको प्रशंसा कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे उनका नाम लिख के उनकी कह रहे हैं कि यस ये मेरा एम्प्लॉय सबसे बेस्ट है, पेपर में उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये सब एक तरीके से पैम्पलेट में देना, ये सब एम्प्लॉय को एक आत्मसंतुष्टि होती है कि जो उन्होंने कार्य किया है उस कार्य को वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं कि यस मैं जो कर रहा हूँ उसका सही प्रतिफल मुझे प्राप्त हुआ है। इसे मानव संचालन के कार्यों को दो विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है आयोजन से संबंधित बातें और दूसरा है प्रतिफल से संबंधित बातें। तो सबसे पहले हम आयोजन से बात करते हैं। इकाई के पहला है इकाई के आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना, इकाई के विकास के समय नव युक्तियों जो नियुक्ति की जाती है उसमें वृद्धि करना, यानी कि कर्मचारियों का आयोजन करना, उसमें कितने समय पे, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो वहाँ पे हमेशा आवश्यकता बनी रहती है। समय समय पे संजोगों में परिस्थिति अनुसार जहाँ पे भी आवश्यकता हो वहाँ पे सावधानी पूर्वक योग्य कार्रवाई करके कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। जब व्यावसायिक इकाइयाँ बड़ी होती तो वहाँ पे कमी करना और वृद्धि करना दोनों ही बहुत सावधानी पूर्वक से की जाती है। प्रत्येक कर्मचारी को उनकी योग्यता अनुसार योग्य स्तर का कार्य सौंपना, क्योंकि कर्मचारियों की कार्य कुशलता के अनुसार उनके पद में, उनके कार्य में, अधिकार में, दायित्व में उनको सौंपा जाए। चौथा है कर्मचारियों को सतत कार्यशील रखकर उनके कार्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना। कर्मचारियों को सतत कार्यशील रखना, उनके कार्य में हमेशा नवीनता बनी रहे उसके लिए उनकी ज्ञान में उनकी वृद्धि करना, क्योंकि व्यावसायिक इकाई में जैसे जैसे समय जाता हमेशा नवीनता प्रवृत्ति रहती है, उस नवीनता के साथ उनमें ज्ञान में वृद्धि की जाए। दूसरा आता है प्रतिफल और विकास संबंधी बातें। आवश्यक हो वहाँ पे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कर्मचारी अपने कार्य में विशेषज्ञ बने, क्योंकि जिस तरीके से वो कार्य करते रहते हैं उनके अनुभव, उनके विचार, उनके प्रशिक्षण, उनका प्राप्त मार्गदर्शन उन्हें एक विशेषज्ञ बना देते हैं। तो वो इस तरीके से बने, उनके विचार शक्ति में वृद्धि हो, उनको नियंत्रण करना या आने वाले समय में उनको एक संचालक पद के लिए तैयार करना, ऐसा वातावरण अवसर प्रदान हो, इस तरीके का ध्यान रखा जाए। कर्मचारियों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिफल और लाभ देना, जिस तरीके से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अनुसार उनको उचित फल यानी कि प्रतिफल और लाभ प्राप्त हो। कर्मचारी व्यवस्था की कार्य संबंधी समस्याएं
जानकर उनको शीघ्रता से समाधान खोजकर उस पर अमल करना, क्योंकि व्यावसायिक इकाई में कर्मचारी अगर संतुष्ट होता है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो कार्य कर सकता है। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उत्पादन साधन बल्कि उनके विशेष एक मानव के रूप में स्वीकार किया गया है। एक साधन सामग्री के तौर पे नहीं, पर एक मानव के तौर पे ही उन्हें स्वीकार करके उन्हें संपत्ति के तौर पे माना जाता है। संचालन के कार्य हैं, सिद्धांतों को भी अपनाया गया है। स्थायी कर्मचारी दल खड़ा किया जा सकता है। कर्मचारियों का स्थानांतर में दर में कमी भी की जा सकती है अगर कर्मचारियों की कार्य क्षमता, कार्य संतोष में वृद्धि, क्योंकि अगर कर्मचारी व्यवस्था सही तरीके से कार्य कर रही है तो कर्मचारियों की जो स्थानांतर की दर है उसमें कमी होगी और एक ही कर्मचारी काफ़ी समय तक उस व्यावसायिक इकाई में अपना योगदान दे सकता है और एक अच्छा कुशल कर्मचारी उनके व्यावसायिक इकाई में बना रह सकता है, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि, उनके लाभ में वृद्धि होती है। थैंक यू।